अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमदादुल्लाह। MM कंप्यूटर्स पर आप सभी दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं आपकी खिदमत में MS वर्ड 2013 का लेसन नंबर 11 लेकर हाजिर हुआ हूं। पिछली वीडियो में हमने टेबल लेआउट टैब के अंदर मौजूद यहाँ तक के तमाम ऑप्शंस के बारे में जानकारी हासिल की थी और आज की वीडियो में हम बकिया इन ऑप्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सबक का आगाज़ करूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने MM कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के सबक में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो टेबल रो हाइड का ऑप्शन है। अगर आपने अपने टेबल के अंदर मौजूद किसी रो के हाइड को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए आप अपने कर्सर को उस रो के अंदर ले आएंगे। उसके बाद आप यहाँ से इस वीडियो को आगे ले जाना शुरू करेंगे, आगे बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके पास टेबल के अंदर उस वाले रो का हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इसके बराबर में अगला जो ऑप्शन है वो टेबल कॉलम विड्थ का है। तो अगर आपने अपने टेबल के अंदर किसी कॉलम के विड्थ को कम या ज़्यादा करना है, कॉलम की चौड़ाई को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे और इस वाली वीडियो को आप बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके पास टेबल के अंदर कॉलम की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने टेबल के अंदर मौजूद उस कॉलम की चौड़ाई को विड्थ को कम करना है, घटाना है तो उसके लिए आप इस वीडियो को नीचे की तरफ लाना शुरू करेंगे तो आपके पास टेबल के अंदर मौजूद उस कॉलम की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जबकि अगर आपके पास टेबल के अंदर मौजूद तमाम राउस की जो लंबाई है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसी तरह आपके पास जितने कॉलम्स हैं उन तमाम कॉलमों की जो चौड़ाई है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी राव की लंबाई कम है तो किसी की ज़्यादा है। इसी तरह आपके पास टेबल के अंदर जितने कॉलम्स मौजूद हैं उन तमाम कॉलमों का जो साइज़ है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी कॉलम की जो चौड़ाई है वो कम है जबकि किसी की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। और अब आप चाहते हैं कि मेरे पास इस टेबल के अंदर जितने रोज़ मौजूद है उन तमाम रोज़ की जो लंबाई है वो एक बराबर हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले तो आप पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद आप लेआउट के अंदर मौजूद इस वाले ऑप्शन पर डिस्ट्रीब्यूट रोज़ के ऑप्शन पर आ जाएंगे। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल के अंदर जितने भी रोज़ मौजूद हैं उन तमाम का साइज़ एक जितना हो जाएगा, उन तमाम की जो लंबाई है वो एक बराबर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इस टेबल के अंदर मौजूद तमाम कॉलमों की जो चौड़ाई है वो एक बराबर हो जाए तो उसके लिए आप लेआउट टैब के अंदर मौजूद इस ऑप्शन पर आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के ऑप्शन पर आ जाएंगे। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल के अंदर मौजूद तमाम कॉलमों की जो चौड़ाई है, तमाम कॉलमों का जो विड्थ है वो एक जितना हो जाएगा। इसके नीचे हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो ऑटो फिट का है। फिर इसके अंदर आगे मजीद 3 ऑप्शंस है। इनमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ऑटो फिट कंटेंट्स का है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टेबल के अंदर जिस सेल के अंदर जितने कंटेंट्स हैं अगर हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेबल के अंदर जिस सेल के अंदर जितने कंटेंट्स हैं उस सेल का जो
سائز ہوتا ہے وہ ان کنٹینٹس کے برابر ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر اس وقت ہم اس والے آپشن پر کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جس سیل کے اندر جتنے کنٹینٹس تھے ان کنٹینٹس کے مطابق اس سیل کا سائز ہو گیا ہے۔ اگر کسی سیل کے اندر کنٹینٹس کم تھے تو اس کا سائز بھی کم ہو گیا ہے، جبکہ اگر کسی سیل کے اندر ہمارے پاس کنٹینٹس زیادہ ہے تو اس سیل کا جو سائز ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا ہے، جبکہ اگر کسی کے اندر کنٹینٹس ہی نہیں ہے تو اس کا سائز بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ جبکہ اس کے برابر میں اگلا ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ آٹو فٹ ونڈو کا ہے۔ اگر اس آپشن پر ہم کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس پیج کا جو سائز ہے ٹیبل کا سائز اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ پوری کی پوری ونڈو کے اندر ہمارا جو ٹیبل ہے وہ برابر ہو جاتا ہے، پورے پیج کے اندر ہمارا ٹیبل فٹ ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو بلاک ہے وہ الائنمنٹ کا ہے اور اس کے اندر پھر کافی سارے آپشنز موجود ہیں۔ ان آپشنز میں سے جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ ہمارے پاس یہ والا آپشن ہے۔ اگر ہم اس آپشن کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس سیل کے اندر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ٹاپ لیفٹ الائن ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برابر میں دوسرا جو آپشن ہے وہ الائن ٹاپ سینٹر ہے۔ اس پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ٹاپ سینٹر میں ہو جاتا ہے، جبکہ تیسرا جو آپشن ہے وہ الائن ٹاپ رائٹ کا ہے۔ اس پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ٹاپ رائٹ الائن ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے اگلے والا جو آپشن ہے وہ الائن سینٹر لیفٹ ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ لیفٹ سینٹر الائن ہو جاتا ہے، جبکہ اگر ہم برابر والے آپشن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ سینٹر میں آ جاتا ہے، جبکہ اس کے برابر والے آپشن پر کلک کرنے کی صورت میں ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ سینٹر رائٹ میں آ جاتا ہے، جبکہ اس سے اگلے والا جو آپشن ہے اس پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ باٹم لیفٹ الائن ہو جاتا ہے، جبکہ اگلے والے آپشن پر کلک کرنے کی صورت میں ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ باٹم سینٹر الائن ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے اگلا والا جو آپشن ہے اس پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ باٹم رائٹ الائن ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے، ان آپشنز میں سے آپ کو جو آپشن اچھا لگے آپ اس کو منتخب کر کے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے برابر میں اگلا جو آپشن ہے وہ ٹیکسٹ ڈائریکشن کا ہے۔ اگر اس آپشن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے ٹیکسٹ کا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے ٹیکسٹ کا ڈائریکشن دوبارہ سے چینج ہو جائے گا، جبکہ اگر آپ اس آپشن کے اوپر تیسری مرتبہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ پہلی والی پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ اس کے برابر میں اگلا جو آپشن ہے وہ سیل مارجنز کا ہے۔ تو دوستو یہاں پر اس سیل کے اندر ہمارے پاس جو بارڈر ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے، اس بارڈر اور ٹیکسٹ کے بیچ میں جو فاصلہ موجود ہے یہ سیل مارجنز ہے۔ اب یہ مارجنز ہمیں اوپر نیچے دائیں بائیں سے کتنے چاہیے اس چیز کو متعین کرنے کے لیے ہمارے پاس سیل مارجنز کا آپشن موجود ہے۔ جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس کھل جاتا ہے اور اب اس کے اندر ہم اپنی مرضی سے ٹاپ باٹم لیفٹ رائٹ پہ جتنے مارجنز چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں سے متعین کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں ٹاپ کی طرف سے 0.03 چاہیے، اسی طرح ہمیں باٹم سے بھی 0.03 چاہیے، تو ہم 0.03 کو ٹائپ کرنے کے بعد اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مارجنز بڑھ چکے ہیں۔ اوپر اور نیچے کی طرف سے ہمارے پاس فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے، جبکہ اگر آپ پہلے دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے وہ بالکل ملا ہوا تھا، لیکن جب ہم نے
मार्जिन्स के साइज को थोड़ा बढ़ा दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, लाइन और उस टेक्स्ट के बीच में काफी फासला पैदा हो चुका है। इसी तरह अगर आपने राइट की तरफ से भी फासला बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा के ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास राइट से भी फासला ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने बॉटम से मज़ीद फासला छोड़ना है तो उसके लिए आप यहाँ पर आने के बाद इस फासले को मज़ीद बढ़ाएंगे, आगे तक ले जाएंगे जितना आपने बढ़ाना है। मसलन हमने इस वक्त यहाँ पर 0.3 करना है तो हम 0.3 करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉटम की तरफ से भी काफ़ी फासला ऐड हो चुका है, जबकि पहले हमारे पास टेक्स्ट और लाइन के बीच में कोई खास फासला नहीं था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने मार्जिन्स के अंदर 0.3 की वैल्यू को ऐड कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो लाइन से काफ़ी फासले पर चला गया है। तो अगर कहीं पर आपने सेल के मार्जिन्स को बढ़ाना या कम करना हो तो उसके लिए आप सेल मार्जिन्स के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास जो ऑप्शन है वो सॉर्ट का है। तो दोस्तों अगर कहीं पर आपने टेबल के अंदर कोई नाम वगैरह बिला तरतीब रेंडमली टाइप किया हुआ है और अब आप चाहते हैं कि हमने जिन नामों को बिला तरतीब टाइप कर रखा था अब वो तमाम के तमाम नाम हमारे सामने हुरूफ एहतिजाजी के तरतीब पर सामने आ जाए, तो ऐसा करने के लिए आप उन तमाम नामों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट के ऑप्शन पर आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ये जितने भी नाम हैं या जितने भी हुरूफ एहतिजाजी हमारे पास यहाँ पर इस वक्त लिखे हुए हैं ये कॉलम नंबर 1 में है। तो यहाँ पर इस वजह से कॉलम नंबर 1 आ रहा है, जबकि इस कॉलम के अंदर हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, इस वजह से यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ओके का बटन प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हुरूफ तहज्जी बिला तरतीब लिखे हुए थे अब वो तमाम के तमाम हमारे सामने तरतीबवार आ चुके हैं। इसी तरह अगर कहीं पर आपने कुछ आदाद टाइप कर रखे हैं और वो आपने बिला तरतीब टाइप कर रखे हैं और अब आप चाहते हैं कि वो तमाम के तमाम आदाद हमारे सामने तरतीबवार आ जाए, तो ऐसा करने के लिए पहले तो आपने उन तमाम आदाद को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर इस वक्त हमारे पास ये जो आदाद है ये कॉलम नंबर 2 में हमने टाइप कर रखे हैं, इस वजह से यहाँ पर कॉलम नंबर 2 आ रहा है, जबकि इसके अंदर टेक्स्ट की बजाय नंबर्स मौजूद है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है। अब हम ओके का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने तमाम के तमाम आदाद तरतीबवार सामने आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने कहीं पर भी कोई चीज़ बिला तरतीब टाइप कर रखी है, मसलन कुछ नाम हैं जिनको आपने बिला तरतीब टाइप कर रखा है या कुछ आदाद व शुमार हैं जिनको आपने बिला तरतीब टाइप कर रखा है और अब आप उनको तरतीबवार बना देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सॉर्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने फाइल के अंदर बिला तरतीब रेंडमली लिखे हुए टेक्स्ट को बिला तरतीब लिखे हुए नंबर्स को तरतीबवार बना सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास रिपीट हेडर राउस का है। तो दोस्तों होता यह है कि कभी कभार हम अपने फाइल के अंदर कोई बड़ा टेबल इंसर्ट कर देते हैं जिसके अंदर काफी सारे राउस होते हैं। अब होता यह है कि हमारे पास कुछ राउस तो पहले नंबर पेज पर आ जाते हैं, जबकि बकिया जो राउस होते हैं वो दूसरे और फिर तीसरे पेज पर चले जाते हैं। अब अगर ऐसी सूरत हाल में आपने पहले पेज के अंदर सबसे पहले राव के अंदर जो हेडिंग्स वगैरह टाइप कर रखे हैं, अगर वो तमाम हेडिंग्स वगैरह आपको दूसरे और तीसरे पेज के पहले राव के अंदर भी चाहिए, तो ऐसा करने के लिए आपको दूसरे और तीसरे पेज के अंदर दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिंपली इस
ऑप्शन पर आना होगा, रिपीट हेडर राउस के ऊपर आपको आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने पहले पेज के अंदर पहले रो के अंदर जो कुछ टाइप कर रखा है वो दूसरे और तीसरे पेज पर भी जो सबसे पहला रो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली तौर पर पेस्ट हो जाएगा। आपको दोबारा से अगले पेजेस पर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला ऑप्शन हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट का है। तो दोस्तों होता ये है कि कभी कभार हम अपने फाइल के अंदर कोई टेबल इंसर्ट करके काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में हमारा इरादा तब्दील हो जाता है कि नहीं, इस फाइल के अंदर हमें टेबल की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऑप्शन पर आ जाएंगे। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास से टेबल डिलीट हो जाएगा और सिर्फ टेक्स्ट आपके पास बाकी रह जाएगा। आज के सबक में अगला और आखिरी ऑप्शन हमारे पास फार्मूला का है। तो दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने फाइल में टेबल के अंदर कोई वैल्यू टाइप करते हैं और अब हम चाहते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास टोटल होकर सामने आ जाए। तो अगर कहीं पर आप ऐसा चाहते हैं तो आपने जहां पर टोटल करना है आप अपने कर्सर को वहां पर ले जाएंगे, फार्मूला पर क्लिक करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरफ मौजूद तमाम की तमाम वैल्यूज आपके पास इस वाले सेल के अंदर टोटल होकर सामने आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ऊपर हमारे पास जितनी वैल्यूज मौजूद है ये तमाम तर वैल्यूज हमारे पास इस वाले सेल के अंदर आखिरी वाले सेल के अंदर टोटल होकर सामने आ जाए, तो ऐसा करने के लिए आप फार्मूला पर क्लिक करेंगे, ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर की तमाम तर वैल्यूज आपके पास टोटल होकर सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों फार्मूला के बारे में हम आगे चलकर MS एक्सेल के अंदर तफसील से बात करेंगे। यहाँ पर इसका सरसरी जिक्र आया हुआ था तो हमने भी इसके बारे में सिर्फ सरसरी बात कर ली। तफसीलन इसके बारे में इंशाअल्लाह हम एक्सेल के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने लेआउट के अंदर मौजूद इन बकिया ऑप्शंस के बारे में जानकारी हासिल की। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।